हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इतिहास के शब्दावली को। और आज का हमारा जो शब्द है वो है यहाँ पे उपनिवेशवाद। कि उपनिवेशवाद क्या होता है वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो देखिए, उपनिवेशवाद का अर्थ समझने से पहले यानी उसकी परिभाषा को समझने से पहले हमें उपनिवेशवाद होता क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, तो उसे समझने के लिए आपको मैं यहाँ पे दो इमेजेस दिखा रहा हूं और ये दोनों इमेज आप समझ चुके होंगे। पहली इमेज है, पहली जो आपको पिक नजर आ रही है ये है एक मुस्लिम शासक औरंगजेब की। ये कौन थे? एक मुस्लिम शासक थे। तो आपको पता है हमारे देश पर मुस्लिमों ने सैकड़ों सालों तक क्या किया था? शासन किया था। इसी तरीके से हमारे देश पर अंग्रेजों ने भी शासन किया था। अंग्रेज भी हमारे देश में कई सालों तक शासन करते रहे। तो यहां पे दोनों में खासियत उपनिवेशवाद है क्या ये समझाना चाह रहा हूं। जैसे हम बात करें, औरंगजेब जो है वो दूसरे देशों पे जो आक्रमण करता था वो उसका उद्देश्य कुछ और था। उसका उद्देश्य वहां पे पैसे कमाना कम, अपने धर्म का प्रचार ज्यादा करना था। कहने का मतलब यह है कि वो क्या करना चाहते थे, जो मुस्लिम शासक थे वो ये चाहते थे कि पूरे विश्व पर हमारा ही शासन हो। तो वो क्या है, अपने धर्म का प्रचार करते थे पूरे हर देश के अंदर। जिसको भी अपना गुलाम बनाते थे उसको क्या करते थे, अपने अनुसार ढालने की कोशिश करते थे। जैसे कि अगर हम बात करें औरंगजेब की ही बात कर लेते हैं, तो जब औरंगजेब का हमारे देश के अंदर शासन आया तो उन्होंने क्या किया, जितने भी मंदिर की मूर्तियां थी, जितने भी हिंदू मंदिर थे, सबको क्या करना, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यानी मूर्तियों की तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, मंदिर थे उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, वो हिंदू जो सभ्यता थी उसको पूरी तरीके से नष्ट करना चाहते थे। और जो मुस्लिम सभ्यता थी अपने धर्म के आधार पर उसको बहुत ज्यादा उसका विस्तार करना चाहते। अब विस्तार क्यों करना चाहते थे, उसका कारण क्या है? देखिए, विस्तार अगर वो अपने धर्म का विस्तार ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, लोग उनके पक्ष में होंगे और उनका शासन ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चलता रहेगा। समझ में आया? यानी कि पूरे शासन को अपने तरीके से क्या कर लेना, ढाल लेना। ठीक है, ऐसे हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेज का तो आपको पता ही है, अंग्रेज क्या करने आए थे हमारे देश में? अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे कि नहीं? तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था अपने देश को गुलाम बनाने का वो था व्यापार, यानी कि आर्थिक स्थिति, आर्थिक बदलाव, आर्थिक और राजनीतिक। क्योंकि देखो, अगर वो राजनीतिक यानी कि शासन अपने अनुसार चलाते तो वो आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी संसाधन को जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करते थे, जो अंग्रेज थे वो उन्होंने क्या किया, अपने पूरे जो भी उनका शासन था उन्होंने क्या कर लिया, अपने देश की जो भारत देश की थी उसकी आर्थिक और राजनीतिक दोनों क्रियाओं को अपने पक्ष में कर लिया, यानी अपने अनुसार चलाने लगे। वहीं पे अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने एक काम और किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखो आर्थिक और राजनीतिक ये दोनों क्रियाएं तो उनके अनुसार चल ही रही थी, उसके अनुसार उन्होंने क्या कर लिया, समाज को भी अपने अनुसार चलाना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको पता है कि समाज को भी क्या है, अपने अनुरूप ढालना पड़ेगा। अगर हम समाज को अपने अनुरूप नहीं ढाल पाएंगे तो ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, देखिए, तो आपको पता है यहाँ पे एक मैकाले हुआ करते थे। तो देखो किस तरीके से वो क्या करते थे। तो मैकाले ने क्या किया, शिक्षा पद्धति अपने अनुसार रख दिया। यानी जो हिंदू शिक्षा पद्धति थी, जो भारतीय शिक्षा पद्धति थी, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, नष्ट कर दिया और नई शिक्षा पद्धति उत्पन्न कर दी। यानी कि अपनी नई शिक्षा पद्धति वो लेके आए और उसके अनुसार क्या हुआ, उसमें जो भी पाठ्यक्रम था, जो भी था, वो उन्होंने अपने अनुसार डिजाइन किया था। उससे क्या हुआ, जो अधिकतर जो लोग थे वो नौकरी करने के लिए घूमने लगे। यानी कि सिंपल सी बात है, जो अंग्रेज हैं वो क्या है, व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए, तो उनको तो व्यापार करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरीके से किताबें डिजाइन की कि लोग अपने आप ही नौकरी की ओर क्या है, अग्रसर होने लगे, नौकरी करने लगे, नौकरी को एक बड़ा पद समझने लगे। तो इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, शिक्षा के आधार पर क्या है, समाज को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। तो यहां पे क्या है, देखो, सरकार तो उनके कंट्रोल में पहले ही थी और समाज को भी अपने अनुरूप चलाने लगे। तो इसको ही क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। उपनिवेशवाद का सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि वो किसी देश के शासन को, राजनीति को तो अपने अनुसार चलाएं, आर्थिक जो गतिविधियां उनको भी अपने अनुसार चलाएं, उसके साथ साथ उस देश के अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं उन पर भी क्या करें, उनके जो प्रथाएं हैं उनको पूरी तरीके से क्या कर दे, नष्ट कर दे और अपने अनुसार क्या करें, समाज का
रूप निर्धारित करें, जिससे वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा दिनों तक क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, तो उपनिवेशवाद समझ में आया क्या होता है। तो हम आते हैं उपनिवेशवाद की परिभाषा पे कि जब कोई देश किसी अन्य देश को अपना गुलाम बना लेता है तो शासन करने वाला देश यानी कि जो शासक देश होता है उस देश की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को अपने अनुसार बनाता है। ये तो सिंपल सी बात है, आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को किसके अनुसार बनाएगा, अपने अनुसार बनाएगा, तभी तो वो क्या है, शासक देश कहलाएगा। ये तो क्लियर से। उसके साथ ही वो क्या करेगा, उसके साथ ही वह उस देश के सामाजिक परिवेश को भी अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करता है, यानी कि जो समाज है उसको भी क्या करेगा, अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करेगा, पूरे समाज को भी अपने कंट्रोल में लेने का कार्य करेगा। इसको ही क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद बोलते हैं। तो उपनिवेशवाद का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है अगर हम बात करें तो इस प्रकार शासक का गुलाम देश पर राजनीतिक आर्थिक नियंत्रण के साथ साथ सामाजिक नियंत्रण भी होता है। ठीक है, अगर किसी देश पर किसी शासक देश का आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों नियंत्रण अगर हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है उपनिवेशवाद। यानी कि पूरी तरीके से क्या हो गया, उस देश पे क्या हो गया, उपनिवेश, यानी कि उसको गुलाम बना लिया गया है। इसको ही बोला जाता है उपनिवेशवाद। तो मैंने समझाने की कोशिश की है कि उपनिवेशवाद क्या होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।